नमस्कार दोस्तों, एडसेट लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे हृदय रोग और सर्जरी के ऊपर। हृदय रोग के सामान्य बीमारियों, उसके लक्षण, इलाज, उपचार के बारे में हम लोग पीछे भी चर्चा किए हैं। आज हम लोग की कोशिश होगी यह जानने की कि हृदय रोग की किन बीमारियों में सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है। अगर सर्जरी की आवश्यकता पड़ती है तो उसके पहले मरीज को किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए, कौन कौन से टेस्ट हैं उसको करना चाहिए, और जो कभी कभी तो उलझन भी होता है कि क्या सर्जरी कराएं या बगैर सर्जरी के ही हम लोग मेडिसिन पर ही इलाज जारी रखें। तो इस तरह के कई भ्रांतियां भी जुड़े हुए हैं हृदय के सर्जरी से उसके बारे में जानेंगे, उस भ्रांतियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, और पोस्ट सर्जरी के बाद भी क्या सावधानियां बरतनी चाहिए मरीज की तरफ से, परिवार वालों की तरफ से, और आप हर दिन के दिनचर्या में क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरतें हैं उस पर भी हम लोग की चर्चा होगी। और इन सब बिंदुओं पर चर्चा के लिए स्टूडियो में हैं डॉक्टर के राठौर। आप जाने माने कार्डियक सर्जन हैं और फिलहाल वे दिल्ली के रेप्टेड हॉस्पिटल में सीनियर कंसल्टेंट हैं। उनसे आग्रह करता हूं कि वे अपना व्याख्यान शुरू करें और हम लोग को अपने ज्ञान से लाभान्वित करें। वेलकम है सर। नमस्कार सबको, गुड आफ्टरनून। मैं डॉक्टर राठौर है और मैं सीनियर कंसल्टेंट कार्डियक सर्जन हूँ मैक्स हॉस्पिटल शालीमार बाग में। पहले तो मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझे ये मौका दिया। आज हार्ट सर्जरी जो एक दशक पहले कहा जाता था कि ये गरीबों की बीमारी है, या ये सिर्फ शहरों में होती है, या ये 50-60 साल की उम्र के बाद होती है, वो सारी चीज़ें आज एक तरीके से ख़त्म सी हो गई हैं। आज हार्ट सर्जरी एक बहुत कॉमन बीमारी है जो कि शहरों में, गांव में, यंग लोगों में या मोर देन 50-60 साल की उम्र में बराबर कंडीशन में मिल रही है। मैं कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ हार्ट सर्जरी से रिलेटेड। हार्ट सर्जरी के लिए आज करीबन 1 लाख ऑपरेशन पूरी दुनिया में हार्ट सर्जरी के हो रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स के साथ में भी, जिसमें रिस्क का खतरा 1% से भी कम है। सो हार्ट सर्जरी आज के ज़माने में बड़ा ही अच्छे रिज़ल्ट और पेशेंट को बहुत फ़ायदा देने वाली चीज़ हो गई है। जैसा कि मैंने स्लाइड में दिखाया है, पहली स्लाइड में, कि अधिकतर पेशेंट जब हार्ट सर्जरी के लिए इंडिया में आते हैं तो स्टेज 2 या स्टेज 3 में आते हैं, जबकि हार्ट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका होता है। आप अगर देखेंगे आखिरी में जो स्लाइड है, जो एंड स्टेज का स्लाइड फोटोग्राफ है, ये लास्ट ईयर मैंने एक बाईपास सर्जरी की है। हार्ट का साइज़ इतना बड़ा होने के कारण पेशेंट को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। सो अगर पेशेंट सही टाइम पे सर्जरी के लिए हमारे पास आता है तो ऑब्वियसली उसके रिज़ल्ट्स अच्छे हैं, उसको फाइनेंशियली कम खर्चा आता है, और आगे के लिए फर्दर 10-20 ईयर्स भी आगे फॉलो बहुत अच्छा रहता है। अगर पहले हम वैल्वुलर डिसीज़ की बात करें, हार्ट में जो 4 वैल्व होते हैं उसमें जो बीमारी चालू होती है, इंडिया में इसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा तादाद में हैं। अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखें जहाँ की डेवलपमेंट ज़्यादा है, वहाँ पे वैल्वुलर हार्ट डिसीज़, हार्ट की वैल्व की डिसीज़ बहुत कम हो गई है आज के ज़माने में। बट इंडिया में अभी भी वैल्व में इन्फेक्शन जो बचपन में लगता है, जिसको हम रूमेटिक हार्ट डिसीज़ कहते हैं, उसके कारण हार्ट वैल्व की प्रॉब्लम इंडिया में अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद में है। अधिकतर पेशेंट्स इसमें से उनका डायग्नोसिस नहीं हो पाता है। डायग्नोसिस होता है तब तक उनकी हार्ट की कंडीशन बहुत ख़राब हो चुकी होती है। इसलिए एज ए डॉक्टर, और जो कि पेरीफेरी में फिजिशियंस, रेफरिंग फिजिशियंस बैठे हैं, उनको राइट टाइम पे पेशेंट को डायग्नोस करके सर्जरी के लिए मोटिवेट करना चाहिए। सबसे पहले मैं ये स्लाइड दिखाना चाहता हूँ जो कि एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस इंडिया में कॉमन डिसीज़ है। आप देख सकते हैं बीच में फोटोग्राफ के जो एओर्टिक वाल्व है कितना ज़्यादा थिकंड है, बहुत मोटा हो चुका है। इसमें खूब सारा, जिसको हम कैल्शियम कहते हैं, हिंदी में कहें तो चूना जमा हो चुका है। सबसे ज़्यादा कारण अपने देश में आरएचडी, रूमेटिक हार्ट डिसीज़ है, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा कॉमन है इंडिया में। उसके
चलते मरीज़ अधिकतर समय जो आता है वो छाती में दर्द के कारण मरीज़ आता है। कभी कभी उसको बेहोशी की हालत में या सांस फूलने के कारण भी एडमिशन होते हैं। इन पेशेंट्स को पहले सिर्फ ईसीजी से डायग्नोस किया जाता था, बट आज के ज़माने में जब एकोकार्डियोग्राफी हर जगह इवन सेकंड टायर थर्ड टायर सिटीज़ में भी अवेलेबल है, उससे बहुत आसानी से एओर्टिक स्टेनोसिस को डायग्नोस किया जा सकता है। और उसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए कोरोनरी एंजियोग्राम करने के बाद अगर पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए रेफ़र किया जा सकता है। आज के ज़माने में हार्ट सर्जरी में इस एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस सर्जरी का रिस्क 1% से भी कम है। लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स 10-20 ईयर्स रिजल्ट्स आर वेरी गुड, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। सो अगर पेशेंट सही टाइम पे सर्जरी के लिए आता है तो ऑब्वियसली एज अ सर्जन हम लोग उनको बहुत अच्छा रिजल्ट्स दे सकते हैं। देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती है। सेकेंड जो हार्ट वाल्व में तकलीफ़ होती है जिसको हम एओर्टिक वाल्व रिगर्जिटेशन कहते हैं। रिगर्जिटेशन के पेशेंट अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, पर रिगर्जिटेशन के पेशेंट्स को अधिकतर समय मेडिकल मैनेजमेंट 5-10 साल तक दिया जाता है। तो अधिकतर समय जब पेशेंट हमारे पास आते हैं तब तक उनके हार्ट की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो बेसिकली इसको अगर राइट टाइम पे डायग्नोस किया जाए एकोकार्डियोग्राफी कोरोनरी एंजियोग्राम से, पेशेंट अगर शुरू के 2-3 साल में जब उनको तकलीफ़ चालू हुई है, अगर सर्जरी के लिए हमारे पास आते हैं तो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स उनके बहुत अच्छे हैं। मैं आपको एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ। जब वाल्व लीकेज जल्दी स्टेज में पकड़ में आ जाती है तो हार्ट की कंडीशन ठीक ठाक होती है। उसको अगर हम उस समय रिप्लेसमेंट करते हैं पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। उसको पहचानने के एज ए डॉक्टर कुछ साइन एंड सिम्टम्स हैं जिनसे आप पहचान सकते हैं। डायग्नोसिस कंफर्म करने के लिए एकोकार्डियोग्राफी है जो कि आज बहुत अच्छा टूल है जिससे कि हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं। फर्दर अगर सर्जरी वाल्व को रिप्लेस करना है, उसको निकालने के लिए हमको पहले कोरोनरी एंजियोग्राम करके देखते हैं कि ऐसा तो नहीं हार्ट की और नसें ठीक ठाक हैं। अगर एवरीथिंग इज़ फाइन हम वाल्व को रिप्लेस कर देते हैं। पिछले मैं 1 साल से ब्रसल्स बेल्जियम में एओर्टिक वाल्व रिपेयर सर्जरी भी कर रहा था। तो अगर वाल्व अच्छी कंडीशन में है, पेशेंट यंग स्टेज में सर्जरी के लिए आता है, तो उसको उनका जो वाल्व है पूरा वाल्व निकाल के नकली वाल्व लगाने की जगह हम लोग उसी के वाल्व को रिपेयर कर सकते हैं, जिससे कि मरीज़ को खून पतला करने की टैबलेट जिसको हम वारफरिन कहते हैं वो नहीं लेना होती है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, बट इसके लिए पेशेंट को सही समय पे सर्जरी के लिए रेफ़र करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो कंडीशन जो हार्ट वाल्व से रिलेटेड है, एक और स्लाइड दिखाना चाहूँगा आपको। माइट्रल वाल्व, ये वाल्व जैसे कि मैंने कहा 4 वाल्व हार्ट में होते हैं, तो ये उल्टी साइड लेफ़्ट साइड में ये वाल्व होता है, इसको माइट्रल वाल्व कहते हैं। ये वाल्व की कंडीशन इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है। जितने भी वाल्व के पेशेंट्स हमारे पास आते हैं फिजिशियन के पास, कार्डियोलॉजिस्ट के पास या मेरे सर्जन के पास, मैक्सिमम पेशेंट्स माइट्रल वाल्व के होते हैं। उस वाल्व में या तो वाल्व इतना ज़्यादा सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है कि उसमें से खून निकलना मुश्किल हो जाता है, जिसको माइट्रल स्टेनोसिस कहते हैं, या फिर वाल्व इतना ज़्यादा फैल जाता है कि उसमें से ब्लड दोनों तरफ आगे और पीछे पास होता है, जिसको माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन कहते हैं। इन दोनों ही कंडीशन में अगर वाल्व बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में है तो उसके लिए या तो सर्जरी या बलूनिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक स्लाइड दिखाना चाहता हूँ आपको। ये माइट्रल वाल्व का एक फ़ोटोग्राफ है। नॉर्मल कंडीशन में वाल्व इस तरह से दिखता है, बट जब हम सर्जन्स के पास आता है तब तक वाल्व बहुत ज़्यादा ख़राब और बहुत ही कैल्शियम जमा हो चुका होता है वाल्व में। इंडिया में फिर से रिमेटिक हार्ट डिसीज़ RHD कहते हैं, सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है। जहाँ डेवलप्ड कंट्रीज़ में आज ये बीमारी लगभग ख़त्म हो चुकी है, हमारी कंट्री में अभी भी ये बीमारी बहुत ज़्यादा नंबर में प्रेजेंट है। इसके बहुत सारे पेशेंट्स मेडिकल मैनेजमेंट पे ही अपनी लाइफ लॉन्ग निकाल देते हैं। उनकी
टोटल ड्यूरेशन ऑफ लाइफ कम हो जाता है, उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत ख़राब होता है। सो बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऐसे पेशेंट्स के लिए है कि अर्ली डायग्नोसिस। अगर अर्ली डायग्नोसिस हो गया है तो अर्ली सर्जरी, अगर हम वाल्व रिप्लेस कर सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं, दोनों ही सूरत में पेशेंट को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अगर ये वाल्व की डिसीज़ आगे बढ़ती है, इस स्लाइड में आप देखेंगे जब तक मरीज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सांस फूलना, छाती में दर्द, बेहोशी, ऐसी कोई भी लक्षण अगर मरीज़ में नहीं है, तो मरीज़ कम से कम 10 साल जिंदा रहने के फिर भी चांस होते हैं, उसके पास मौका होता है। पर एक बार अगर मरीज़ को सांस फूलना, छाती में दर्द, बार बार छाती में पानी भरना या सांस फूलने की बीमारी के कारण बार बार एडमिशन, बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार आना, ऐसे सिम्टम्स आने लगे हैं, ऐसी प्रॉब्लम चालू हो गई है, तो ऐसे पेशेंट्स का लंबे समय तक बिना ऑपरेशन के जीवित रहना बहुत मुश्किल है। 10 साल में लगभग 90% पेशेंट्स जीवित नहीं बचते अगर इनका ऑपरेशन ना किया जाए। आज हम डॉक्टर्स को और पेशेंट्स को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि एक बार अगर बीमारी के लक्षण आ जाते हैं हार्ट डिसीज़ में, तो उसको नज़रअंदाज नहीं करना है, वरना आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो ख़राब होता ही है। आप जब सर्जरी या किसी इलाज के लिए भी जाते हैं तो आपके शरीर को भी ज़्यादा तकलीफ़ है, उसका आपको फ़ायदा भी बहुत कम होता है, और फाइनेंशियल पैसा भी आपको बहुत ज़्यादा लगता है। इफ़ सही टाइम पे हार्ट की कोई प्रॉब्लम समझ में आ जाती है तो उस समय उसका सर्जरी करना बहुत पेशेंट के लिए लाभकारी है। इस वाल्व की जो बीमारी है, इसमें लक्षण बहुत से हैं। सबसे पहले सांस फूलना चालू होती है, बहुत जल्दी थक जाना, फिर छाती में बार बार पानी भरना, रात में सोते समय मरीज़ सो नहीं पाता है, हमेशा आप उनसे पूछो तो कहते हैं कि हमको तकिया लगा के सोना होता है, या फिर हाथ पैरों में खून के थक्के जम जाना, जिसको हम थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कहते हैं। इन सब अगर लक्षणों से आप ग्रसित हैं तो आपको किसी फिजिशियन, किसी कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन से मिलना चाहिए। उनका डायग्नोसिस करने के लिए आजकल एकोकार्डियोग्राफी हर जगह अवेलेबल है, उस सुविधा का फ़ायदा लेते हुए हार्ट की इस कंडीशन को डायग्नोस करना चाहिए। अगर आपकी प्रॉब्लम सीवियर है, बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको हार्ट सर्जरी के लिए आगे बढ़ के या आपके डॉक्टर से रिकमेंडेशन लेके सर्जरी करवा लेना चाहिए। क्योंकि एक बार अगर सिम्टम्स ज़्यादा ख़राब हैं, जिसको हम NYHA क्लास 3-4 कहते हैं, अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, उसमें आप सर्जरी करते भी हैं तो भी आपके रिजल्ट्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं। चौथा सबसे कॉमन कारण वाल्व में तकलीफ़ का है, वो है माइट्रल वाल्व रिगर्जिटेशन, जिसको हम MR भी कहते हैं। इसके बहुत से कारण हैं। इंडिया में हालांकि MR के पेशेंट माइट्रल रिगर्जिटेशन इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, वेस्टर्न कंट्रीज़ में माइट्रल रिगर्जिटेशन बहुत ज़्यादा है, पर इंडिया में फिर भी बहुत ज़्यादा तादाद में मरीज़ हैं। इसका भी सबसे ज़्यादा कॉमन कारण रिमेटिक हार्ट डिसीज़ है, जैसा कि स्लाइड में आप देखेंगे। रिमेटिक हार्ट डिसीज़ अगर आप पिछले 10 साल में देखें, हालांकि कम हुई है, पर फिर भी हार्ट के जो मरीज़ हैं अभी भी बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है। जब रिमेटिक हार्ट डिसीज़ RSD वाल्व को इन्फेक्ट करती है तो वाल्व की जो दोनों पर्दे हैं, जिसको हम लीफलेट कहते हैं, वो बिल्कुल थिक हो जाते हैं, उनका काम करने का तरीका बदल जाता है, उसमें से वाल्व आगे और पीछे दोनों तरफ लीक होना चालू हो जाता है। ऐसी कंडीशन में अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा हैं तो मरीज़ को वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए जाना चाहिए। ये एक पिक्टोग्राम है, जिसको अगर मैं छोटे से मैं कहना चाहूँ कि एक बार अगर मरीज़ की बीमारी ज़्यादा बढ़ गई तो उसके बाद आप वाल्व को बदल दीजिए, रिप्लेसमेंट करिए या रिपेयर करिए, उसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं हैं। सो अगर पेशेंट सही टाइम पे वाल्व रिप्लेसमेंट के लिए आगे बढ़ के सर्जरी करवाता है तो उसके रिजल्ट्स आर वेरी गुड। जहाँ तक हार्ट अटैक की बात है, ये जो बात मैंने कही, ये वाल्व के जो मरीज़ हैं उनके लिए हार्ट अटैक आज इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, जिसको हम अपनी भाषा में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन पहले तो 50-60 साल उम्र के ज़्यादा लोगों में और शहरों में ही देखा जाता था,
पर आज हमारे पास इमरजेंसी में 20-25 साल के यंग लोग भी आते हैं हार्ट अटैक के साथ। और अमीर गरीब शहर गांव किसी भी चीज़ में इसका कोई भेदभाव नहीं रहा है। सो अगर छाती में दर्द है, और छाती में दर्द भी अगर आपको एक जगह छाती में लेफ़्ट साइड दर्द है तो हो सकता है वो हार्ट अटैक का दर्द नहीं है। और अगर पूरी छाती में दर्द है, पसीना छूटने के साथ बहुत गहरा दर्द, तो ये हार्ट अटैक का साइन है। ऐसी कंडीशन में आपको अपने सबसे नज़दीक के जो डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। उसका जो डायग्नोसिस है उसको ईसीजी से, एको से और उसके बाद कोरोनरी एंजियोग्राम करके डायग्नोस किया जा सकता है। और अगर एक या दो नस आपकी ब्लॉक है तो जिसको हम एंजियोग्राफी और पीटीसीए, बलून एंजियोप्लास्टी कहते हैं, बलून से जाली के छल्ले डाल के खोला जा सकता है। और अगर आपके मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, खूब सारे ब्लॉकेजेस हैं, तो बेस्ट ट्रीटमेंट ऐसे मरीज़ के लिए बाईपास सर्जरी है, जिसको हम CABG भी कहते हैं शॉर्ट में, कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। इसके 15-20 ईयर्स रिजल्ट्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। अगर पेशेंट डायबिटिक है, बार बार उसको हार्ट अटैक हो रहा है, हार्ट का फंक्शन कम है, मल्टीपल जगह ब्लॉकेजेस हैं, तो बाईपास सर्जरी उनके लिए बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल है। और ऐसी कंडीशन में पेशेंट को ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए डिसाइड करने में। अगर उनके सिम्टम्स सीवियर हैं, ब्लॉकेजेस ज़्यादा हैं, तो पेशेंट या तो एंजियोप्लास्टी या बाईपास सर्जरी के लिए जा सकते हैं। मैं एक और स्लाइड आपको दिखाना चाहूँगा। ये स्लाइड है जो लेफ़्ट साइड की स्क्रीन पे आप देखेंगे, छोटे से होल से हम लोग वाल्व को रिपेयर करने की सर्जरी कर रहे हैं। ये हम लोग ऑस्ट्रेलिया में लगभग 3 साल से मैं कर रहा था। अब यहाँ भी हम लोग मैक्स हॉस्पिटल में स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि पूरी छाती नहीं काटना होती है। और दूसरा फोटोग्राफ है जिसमें हमने चेस्ट पे 5 सेंटीमीटर का सिर्फ कट लगा के एओर्टिक वाल्व को रिप्लेस किया है। और ये सब फैंसी सर्जरी जब हो सकती है जब आप मरीज़ सही समय पे सर्जरी के लिए रेफ़र होता है, अच्छी कंडीशन में होता है, उसकी जनरल कंडीशन ठीक होती है, तो ये सब सर्जरीज की जा सकती हैं। आज के समय में कार्डियक सर्जरी, हार्ट सर्जरी बहुत सेफ़ ऑप्शन है, जिसमें कि रूटीन केसेस में किसी भी कॉम्प्लिकेशन का रिस्क 1% से भी नीचे है। और अगर पेशेंट वही हाई रिस्क पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो रिस्क बढ़ के 4-5% हो जाता है। सो पेशेंट्स अगर राइट टाइम पे हम लोग इलाज कर पाते हैं तो ये मरीज़ के लिए बहुत अच्छी बात होती है। जिस तरह से आपने बताया कि RHD से इंडिया में ज़्यादा मरीज की संख्या है, तो उससे बचने के लिए क्या किया जा सकता है? क्या लाइफ स्टाइल चेंजेज या कुछ तरह से? हार्ट डिसीज़ जो है एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कि बचपन में बच्चों को लग जाती है, करीब 6 से 8 साल की उम्र में। इंडिया में हाई ज़्यादा होने का कारण यह है कि हमारी पॉपुलेशन जो है बड़ी डेंसली पॉपुलेटेड कंट्री है। पर स्क्वायर जो डिस्टेंस है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, और बच्चे एक दूसरे के साथ या पड़ोस में आस में रहने के कारण जो कम्युनिकेबल डिसीज़ है, इसलिए बहुत जल्दी ये इन्फेक्शन लग जाता है। और ये इन्फेक्शन सांस के द्वारा होता है, इसलिए आप समझ सकते हैं और भी बहुत ज़्यादा जल्दी ये इन्फेक्शन पकड़ लेता है। इनिशियली इसको एक्यूट रिमेटिक फीवर के साथ प्रेजेंट करता है, जिसमें कि छोटे बच्चे बुखार के साथ और जोड़ों में दर्द के साथ पीडियाट्रिशियन को दिखाते हैं। उसके इलाज के बाद मरीज़ करीब 5 साल 10 साल बिल्कुल खामोश ठीक हो जाता है, बट अंदर ही अंदर हार्ट में ये इन्फेक्शन पकड़ चुका होता है, जो कि 10, 12, 15 साल की उम्र में एक बार फिर से वाल्व को ख़राब करने के साथ प्रेजेंट करता है। तो इसमें अगर हम इन्फेक्शन के चांसेस को कम कर सकते हैं, हमारा जो कम्युनिकेबल डिसीज़ को प्रिवेंट, जो सांस की जो बीमारियों से एक दूसरे उसको अगर परहेज कर सकते हैं तो हम इस बीमारी पे काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो क्या उस समय जो इलाज करते हैं, जिस समय इन्फेक्शन पकड़ता है, तो उस समय कुछ ऐसा प्रिकॉशन नहीं लिया जा सकता ताकि आने वाले दिनों में इसकी समस्या कम हो? एक बार अगर ये हार्ट वाल्व्स को अफेक्ट कर लेती है तो ये एक इम्यूनोलॉजिकल डिसीज़ है। इम्यूनोलॉजी बॉडी के सेल्स में ये चेंज ला देती है, इसके इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस कहते हैं। उसके एक बार हार्ट के वाल्व को इन्फेक्ट करने के बाद फिर आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते। ये प्रोग्रेसिव डिसीज़ है जो धीरे धीरे आगे बढ़ती है। इसको सिर्फ
प्रिवेंशन इसका सबसे बड़ा तरीका है कि आप बचपन से ही इतना ज़्यादा ख्याल इस चीज़ का रखें कि रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिसीज़ ना हो पाएँ, तो ही आप इससे बच सकते हैं। एक बार इसको हार्ट में इन्फेक्शन अगर इसका लग जाता है तो आप इसको निकाल नहीं सकते, पर उसमें ये भी आप नहीं कह सकते कि कौन से पेशेंट कितने साल के बाद ज़्यादा वाल्व ख़राब होगा। कुछ पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको इन्फेक्शन बचपन में होता भी है, पर बड़े होकर उनके वाल्व में कोई इन्फेक्शन नहीं होता, बढ़ती नहीं बीमारी। पर कुछ पेशेंट्स हैं जो कि एक वाल्व या 2 वाल्व, कभी कभी 3 वाल्व ख़राब करके भी हमारे पास आते हैं। तो ये जो वाल्व का ख़राब होना है, तो एक तो कारण ये हुआ, दूसरे अन्य कारण भी हो, तो कैसे एक आम लोग समझे कि नहीं है कुछ मेजर चल रहा है, मेजर वाल्व के साथ दिक्कत है या समस्या है, मतलब कोई उस पर फिजिकल या अपने से खुद से अनुभव कर सकता है और प्रिवेंटिव मेजर ले सकता है। अधिकतर मरीज़ जो हमारे पास आते हैं उनका सबसे ज़्यादा कहना होता है सांस फूलना। अगर नॉर्मल काम करने में, दिन में आप जो भी अपना काम करते हैं दिनचर्या में, अगर इसमें आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, सांस फूलने लग रहा है, आपको लेटते समय एक की जगह 2 तकिया लगानी पड़ रही हैं, आप सीधे लेट नहीं पा रहे हैं बिस्तर पे, बार बार आपको धड़कन महसूस हो रही है कि मुझे अपने हार्ट की बीट समझ में आ रही है, या फिर कभी आप बेहोश हुए हैं, बिना कारण के बेहोश हुए हैं, कभी चक्कर आना तो बहुत कॉमन है खासकर गर्मियों में, बट अगर ये बार बार हो रहा है तो ऑब्वियसली एक बड़ा साइन है कि हार्ट के फंक्शन में कुछ ज़्यादा ख़राबी है। अगर छाती में बहुत तेज़ी से दर्द है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, अगर इस तरीके का अनएक्सपेक्टेड चेस्ट पेन है आपके पास, या फिर आपको फैमिली हिस्ट्री है, तो आपको केयरफुल रहना चाहिए। और अगर ऐसे सिम्टम्स बार बार आपको रिपीट हो रहे हैं तो आपको किसी फिजिशियन को, डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। अच्छा, एक केस में अनुभव किए हैं, मतलब जानकारी में आई है कि लगा कि एंजाइना पेन है, हार्ट चेस्ट में पेन रहता भी है, लेकिन जब उन्होंने एंजियोग्राफी करवाया तो कुछ नहीं निकला, लेकिन फिर भी चेस्ट में पेन यहाँ से होकर उसमें चेस्ट में पेन हो जाता है, कभी ज़्यादा होता है, फिर यहाँ भी सर में भी रहता है, लेकिन हार्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं निकलती, तो उसका क्या कारण हो सकता है? देखिए, जैसे आज से 10-15 साल पहले जो मलेरिया, टाइफॉइड जिस तरीके से कम्युनिटी में प्रेजेंट करता था, उससे उसका आज तरीका बहुत बदल चुका है। वैसे ही हार्ट अटैक के पेन का भी है। पहले एकदम क्लासिकल, जैसा आपने कभी, इस पर चर्चा करेंगे। एक दर्शक आसाम से हैं, उनका पहले कॉल लेते हैं। जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल है आज के बारे में। तो पहले आपकी आवाज नहीं आ रही है, तेज बोलिए। इस तरह से आज का पूजा के अंदर आवाज नहीं आ पा रही है, इसके बारे में हमें पूरा कुछ भी समझ। माफ करिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हम लोग चर्चा कर रहे थे, वो जो दर्द है उसका क्या कारण है? देखिए, हार्ट में जो दर्द है, हार्ट में नहीं, जैसे यहाँ होता है फिर इधर हो जाता है। हाँ। आज के ज़माने में गैस्ट्राइटिस एक इतना ज़्यादा कॉमन बीमारी हो गई है या तरीका हो गया है प्रेजेंट करने। आज हार्ट के जो मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास आते हैं, वो जैसा पहले टिपिकल क्लासिकल चेस्ट पेन, एंजाइना बताते थे, वैसा नहीं होता है। करीब 30-40% जो पेशेंट आज हमारे पास आते हैं वो गैस्ट्राइटिस का इलाज करवाया। 5-6 महीने हमने गैस्ट्राइटिस का इलाज किया, कुछ खाते ही हमको गैस हो जाता है। बाकी 20-25% सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का ट्रीटमेंट करवाते रहते हैं। 10-15% ही आजकल पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको क्लासिकल हार्ट में चेस्ट पेन हुआ है और आपने डायग्नोज किया कि हाँ, इनको हार्ट अटैक हो रहा है या कार्डियक प्रॉब्लम है। सो आजकल मैक्सिमम पेशेंट्स गैस्ट्राइटिस या फिर सर्वाइकल या बिना चेस्ट पेन के प्रेजेंट करते हैं, जिनका गलती से कभी ईसीजी किया किसी डॉक्टर ने और देन ईसीजी में मालूम पड़ा कि अरे इसमें तो बहुत से चेंजेस हैं, इनको हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं। कभी कभी एटिपिकल एंजाइना भी होता है, जिसमें कि
मरीज़ को लगता है कि हार्ट में उसको चेस्ट पेन है, पर उनका अगर ईसीजी किया तो नॉर्मल, एको किया तो नॉर्मल, कोरोनरी एंजियोग्राम किया तो उसमें तीनों नसें नॉर्मल, बिल्कुल क्लीन, कोई भी उसमें ब्लॉकेजेस नहीं है। एटिपिकल एंजाइना भी आजकल बहुत कॉमन है। कभी कभी स्ट्रेस के कारण या किसी इन्वायरमेंटल चेंज के कारण जो हार्ट की आर्टरीज हैं, जिनको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, वो स्पाज्म में चली जाती हैं। उसके कारण मरीज़ को उस समय छोटा मोटा चेस्ट पेन होता है। जैसे वो स्पाज्म खुल जाता है तो वो चेस्ट पेन ख़त्म हो जाता है, एंजियोग्राम नॉर्मल होता है। सो बट बहुत कॉमन नहीं है, बट मैं कहूँगा 100 में से 4-5 पेशेंट्स ऐसे निकलते हैं जिनमें टिपिकल एंजाइना होता है और एंजियोग्राम नॉर्मल होता है। वो सारा नॉर्मल है फिर भी, लेकिन वो चेस्ट पेन कंटिन्यू। हाँ, वो बड़ा, दैट इज़ नॉट क्लासिकल चेस्ट पेन भी नहीं होता है कि हार्ट का जो चेस्ट पेन है एकदम डीप, जिसमें पेशेंट कभी एक फिंगर से नहीं पता होता है कि छाती में एक जगह दर्द हो, कभी हार्ट का पेन नहीं होता है। वो हमेशा डीप, एक मुट्ठी के बराबर, एक हाथ के बराबर चेस्ट पेन होता है। अगर अधिकतर मरीजों का कंप्लेन है कि यहाँ दुख रहा है जी, यहाँ दुख रहा है, वो क्लासिकल हार्ट का पेन नहीं है। वो आज की भागदौड़ की ज़िंदगी में कभी मस्कुलोस्केलेटल पेन हो जाते हैं, गैस्ट्राइटिस का पेन है, कभी फंक्शनल पेन है, वो उसको हार्ट पेन के साथ कंफ्यूज करते रहते हैं। तो हार्ट पेन मतलब कि इतने एरिया, एक मुट्ठी भर एरिया में पूरा एक एरिया बताता है मरीज। और डीप पेन होता है, कभी सुपरफिशियल नहीं होता कि मेरा यहाँ एक मसल में हो रहा है। एक पॉइंट से अगर हार्ट का पेन बता रहा है तो अमूमन वो हार्ट अटैक का पेन नहीं होता है। ये डीप और बहुत सारा पसीना, वॉमिटिंग, उल्टी की तरह जैसा लगेगा, इसके साथ डिप्रेशन, और मॉर्निंग के समय, सुबह के समय, खासकर सर्दियों के दिनों में, तो वो ज़्यादा हार्ट अटैक का पेन ज़्यादा उस तरीके से प्रेजेंट करता है। अच्छा, तो एक तो पहचानने का एक तरीका हुआ कि आप अगर किसी एक पॉइंट पे हो तो आप हार्ट का दर्द नहीं है, कम चांस है कि आपको छाती में एक जगह दर्द होने से हार्ट अटैक है। और इसी के आगे हम बढ़ाते हैं तो उसका सब कुछ नॉर्मल निकला, उसके बाद भी पेन हो रहा है, तो क्या वो चेस्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, या उस केस में पहले लोगों को चाहिए कि वो गैस्ट्रोएंटेराइटिस जो आप बताए कि उसका इलाज करे? हमारे यहाँ तो अधिकतर सब इलाज करने के बाद ही आते हैं। अधिकतर पेशेंट्स पहले तो अपने घर से इलाज करना चालू करते हैं। छोटी मोटी दवाएं जो घर में होती हैं गैस्ट्राइटिस के लिए, वो उसका इस्तेमाल किया, सप्ताह 2 सप्ताह, नहीं कुछ फ़र्क पड़ा, फिर अपने डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने दवाएं लिखी, नहीं फ़र्क हुआ, फिर एंडोस्कोपी हो गई। वैसे सर्वाइकल का है कि पीछे दर्द हो रहा था, पहले उनका एक्सरे हुआ, फिर ऑर्थोपेडिक सर्जन ने देखा, जब किसी भी तरीके से उनको फ़ायदा नहीं होता है, फिर फाइनली उनको कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डिक सर्जन को रेफ़र किया जाता है कि सर आप एक ईसीजी देखिए, और उस ईसीजी में पता चलता है कि इनको तो माइनर हार्ट अटैक है, और उसके बाद फिर दूसरा इलाज चालू होता है। तो क्या पीछे भी दर्द, हार्ट का दर्द के सिम्टम है? आजकल जो सिम्टम, पहले जो क्लासिकल किताबों में लिखा रहता था कि जो छाती में लेफ्ट साइड में दर्द हो, और फिर लेफ्ट साइड के हाथ में रेडिएट होता है, आप पूरे हाथ में महसूस कर सकते हैं यहाँ तक कि फिंगर तक, वो आजकल मैं कहूँगा 15-20% पेशेंट्स को ही मिलता है। उतना जो क्लासिकल किताबों में लिखा हुआ तरीका है। अधिकतर पेशेंट या तो गैस्ट्राइटिस की कंप्लेन करते हैं, या उनको उल्टी की तरह लगता रहता है, नॉजिएटिंग रहता है, या वॉमिटिंग। सर्वाइकल के पेन के साथ पेशेंट्स आते हैं, कितने लोगों को बैक पेन होता है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से भी, और जो कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जिनको 10-15 साल से डायबिटीज़ है, जिसके लिए वो इंसुलिन ले रहे हैं, ऐसे लोगों में साइलेंट माइक्रोल इन्फेक्शन भी होता है, जिसमें कि उनको कोई चेस्ट पेन नहीं है, सडनली वो बेहोश हो गए या उनकी तबीयत एकदम ख़राब हो गई, जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो। आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने ईसीजी किया, उसमें चेंजेस आ गए हार्ट अटैक के, माइक्रोल इन्फेक्शन के। ये जो वाल्व क्लियर है, कोई एक एंजियोग्राफी कराता है तो कितने दिनों तक संभावना है कि फिर उसको वाल्व में या कहीं क्लॉटिंग नहीं हो? अगर वाल्व को हमने रिपेयर कर दिया है, रिपेयर करने के बाद वाल्व करीबन 8 से 10 साल वो खुद का वाल्व जिसको हमने रिपेयर किया वो चल जाता है। और अगर रिप्लेसमेंट किया है, तो अगर मैकेनिकल वाल्व से रिप्लेस किया है, मैकेनिकल वाल्व जो स्टील वाल्व होते हैं, उनकी लाइफ हमारी लाइफ से ज़्यादा है, वो 100 साल से ज़्यादा चलते हैं। तो अगर उनका ढंग से ख्याल रखा गया, कोई इन्फेक्शन ना हुआ, कोई खून पतला करने की टैबलेट अगर आपने रेगुलर टाइम पे खाई है, तो वो वाल्व अपनी लाइफ से ज़्यादा चलता है। दूसरा वैरायटी का जो वाल्व है, जिसको हम टिश्यू वाल्व कहते हैं, जो कि पिग से या काऊ से निकाला जाता है, इस वाल्व की जो लाइफ है वो 12 से 15 साल है। 12 से 15 साल के बाद इस वाल्व को बदलना पड़ता है। तो हम कोशिश करते हैं जब टिश्यू वाल्व लगाएं तो मरीज़ की उम्र 60 साल से ऊपर हो,
जिससे कि दोबारा सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े। अगर यंग पेशेंट है तो ये हम प्रेफर करते हैं कि मैकेनिकल वाल्व लगा दें, क्योंकि उसकी उम्र ज़्यादा होती है, पेशेंट को दोबारा सर्जरी के लिए ना आना पड़े। और अगर हमने बाईपास सर्जरी की है या एंजियोप्लास्टी किया है तो उसमें पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत करना होता है। अधिकतर मरीज़ ये समझते हैं कि उनका एक बार एंजियोप्लास्टी हो गया या बाईपास सर्जरी हो गया तो वो अजर अमर हो गए, अब उनको कोई भी चीज़ की परहेज नहीं करना है। अधिकतर समय पेशेंट यही कहता है कि हमारी सब सर्जरी हो गई, अब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो जाते ही वो स्मोकिंग फिर से स्टार्ट कर देते हैं, तला बुला खाला फिर चालू कर देते हैं, वॉकिंग करते नहीं हैं। टेंशन तो हम सारे इंडियंस लेते ही हैं। तो जो आपने स्टेंट लगाया है वो ब्लॉक हो जाता है, या आपने बाईपास किया है वो उतने साल नहीं चलता है जितने साल चलना चाहिए। तो अब जो भी सर्जरी कर रहे हैं, बाईपास करें, एंजियोप्लास्टी करें, बलूनिंग करें, उसके बाद आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करना ही पड़ेगी आपको। अच्छा, मतलब वॉकिंग करना जरूरी है। वॉकिंग भी वो नवाबों वाली वॉकिंग नहीं, जिसमें अधिकतर आप घूमते हो लोगों को देखोगे वो गॉसिपिंग करते हो, धीरे धीरे वॉक करते हैं, उससे हार्ट को कोई फ़ायदा नहीं होता है। वॉक अगर करना है तो 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक, ऐसी वॉक जिसमें आपको पसीना आ जाए, 45 मिनट आपको करना है। आप रोज़ नहीं कर सकते, ठीक है, वीक में कम से कम 3 दिन आपको करना है। 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक जिसमें आपको पसीना आता हो, ऐसी वॉक आप करते हैं तो आपकी सेहत भी बनी रहती है और हार्ट भी आपका मजबूत रहता है। ओके, 3 डेज, एटलीस्ट 3 डेज। अब दौड़ भाग की लाइफ में एवरी डे सही में नहीं पॉसिबल है, एटलीस्ट 3 डेज इन अ वीक इज़ अ मस्ट, करना ही चाहिए हर किसी को। भले ही आप हार्ट की बीमारी के मरीज़ हैं या आप बिल्कुल फिट हैं, अब दोनों कंडीशन में ये एक तरीके से अपनी लाइफस्टाइल के लिए बहुत ज़रूरी है। अच्छा, और ये पेट खाली रहना चाहिए, जैसे लोगों का कहना है कि मॉर्निंग में जाएं, अगर मॉर्निंग में नहीं गए तो कैसे करें, तो ऐसा कोई ज़रूरी है या इवनिंग में भी कोई कर सकता है वॉक? देखिए, उसका मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ टाइमिंग नहीं है। जो जानते हैं हार्ट के पेशेंट्स हैं, नॉन हार्ट पेशेंट्स हैं, उनको खाना खाने के बाद ब्रिस्क वॉक नहीं करना चाहिए। जो कि पहले से एंटी एंजाइनल ड्रग्स ले रहे हैं या 1-2 हार्ट अटैक हो चुके हैं और ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक की मेडिसिन खा रहे हैं, उनको फुल डाइट करके ब्रिस्क वॉक नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे छाती में चेस्ट पेन और अटैक के चांस बढ़ जाते हैं। पर अदरवाइज़ आप मॉर्निंग में वॉक करें, शाम को वॉक करें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वॉक इफ़ेक्टिव होना चाहिए, आपको पसीना आना चाहिए। ऐसा आप धीरे धीरे सुस्त वॉक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। 45 मिनट्स ब्रिस्क वॉक करते हैं, आई थिंक वो बहुत ज़्यादा सफिशिएंट है आपके माइंड और बॉडी दोनों के लिए। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, हमको सर्जरी नहीं कराना है, इलाज हम मेडिसिन के थ्रू ही करेंगे। उसके लिए आपको क्या सजेशन है, किस हद तक अब मेडिसिन पर रिलाई करना चाहिए और उस लिमिट के बाद सर्जरी को अवॉइड करना मीन्स खतरे को बुलाना है? आपका बड़ा अच्छा सवाल है एक्चुअली। आज हमारी पूरी सोसाइटी में ये बड़ा कन्फ्यूज़न है कि किसी चीज़ को कब करना चाहिए, या डॉक्टर साहब जो कह रहे हैं वो कब एडवाइस किस चीज़ की। इसके लिए मैंने एक स्लाइड आपको दिखाई थी, मैं फिर से दोबारा दिखाना चाहूँगा। इस स्लाइड में आप हार्ट की शैडो देख सकते हैं। अगर आप इनिशियली आपकी बीमारी अभी अभी पता चली है, आपकी जो बीमारी के लक्षण है वो बहुत ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो ऑब्वियसली आप उसको दवाओं से मैनेज कर सकते हैं। पर एक बार आपने कार्डियोग्राम किया, हार्ट की कोरोनरी एंजियोग्राम की, जिसमें कि आपको ब्लॉकेजेस लग रहे हैं या वाल्व ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब है, सीवियरली डैमेज्ड है, तो उस समय मेरे हिसाब से मेडिसिन ज़्यादा प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि एक बार आप पहाड़ी से नीचे लुढ़कना चालू करते हैं तो आप रोक नहीं सकते हैं। वही हाल हार्ट की डिसीज़ में है। अगर एक बार हार्ट का वाल्व ज़्यादा ख़राब है या 1 या 2 नसें ज़्यादा ब्लॉक हैं, तो आपकी कंडीशन बद से बदतर ही होने वाली है। अगर आप सही समय पे उसका इलाज करवाते हैं, भले ही वो आप सर्जरी करवाएं या एंजियोप्लास्टी करवाएं, वो दवाओं के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। दूसरी बात, आज के टाइम में अगर आप चूना भी ख़रीदने जाते हैं मार्केट में, वो भी फ्री नहीं है, तो कोई भी दवा आप ले रहे हो। अधिकतर पेशेंट एक्चुअली उनका कन्फ्यूज़न यही रहता है कि आज हमने बाईपास सर्जरी करवाया, हमारा 1.5-2 लाख रुपए का खर्चा हो गया, इससे हम मेडिसिन पे रहते हैं।
अगर आप 1 साल की अपनी मेडिसिन का भी खर्चा देखेंगे, अगर आपको किसी डॉक्टर ने 8 मेडिसिन एडवाइस कर दी है कि हाँ साहब आप सर्जरी मत करो, ये आप ये 8 मेडिसिन खाओ, ये 8 मेडिसिन अगर आप 1 साल भी खाते हो, आप उसका टोटल बिल देखो, ये लगभग आपकी बाईपास सर्जरी के बराबर ही होगा या उससे ज़्यादा होगा। और इस बीच में अगर आपकी कंडीशन ख़राब हो जाती है, हो सकता है 1-2 बार आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े, वो खर्चा अलग है। तो हम एक मुश्त खर्चा बचाने के लिए अपने आप को इतनी मुसीबतों में डालते हैं। तो अगर हार्ट की कंडीशन ठीक ठाक है, ज़्यादा सिम्टम नहीं है, मेडिसिन पे आप इलाज संभव है, और अगर एक बार ज़्यादा सिम्टम्स हैं, सर्जरी करवाना ही चाहिए। एक उड़ीसा से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। जी, ये ब्लड प्रेशर और हार्ट अटैक में क्या, ये हार्ट डिजीज में क्या संपर्क है? ब्लड प्रेशर और हार्ट डिजीज, देखिए हार्ट में जो तकलीफ़ है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ कहते हैं, जिसमें कि खून की नसें ब्लॉक होती हैं, उसके बहुत से रिस्क फैक्टर्स हैं। उस रिस्क फैक्टर में जो सबसे स्ट्रॉन्ग रिस्क फैक्टर है, कारण है जिसके कारण कि हार्ट अटैक होते हैं, जिसके कारण कि हार्ट की बीमारियां होती हैं, उसमें है ब्लड प्रेशर। नॉर्मली ब्लड प्रेशर 120/70 होता है, पर धीरे धीरे जब ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तब हार्ट में उसी ब्लड प्रेशर के हिसाब से हार्ट की जो साइज़ है वो भी बढ़ने लगती है। जब हार्ट की साइज़ बढ़ती है तो हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ने लगते हैं। सो अगर आपका ब्लड प्रेशर, खासकर जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है जिसको हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, वो अगर ज़्यादा है 90 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से, तो आपके हार्ट को ज़्यादा खतरा है। दूसरे जो रिस्क फैक्टर हैं, जैसे आपने हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर की बात की, उसके अलावा जो सबसे कॉमन कारण है वो है स्मोकिंग। मेरे ख्याल से इंडिया में जो सबसे ख़तरनाक रिस्क फैक्टर है हम लोगों के लिए वो है स्मोकिंग, क्योंकि एक प्रिवेंटेबल कॉज है। हम अपने जीन्स बदल नहीं सकते हैं, हम अपने माँ बाप नहीं बदल सकते हैं, पर हम कम से कम स्मोकिंग बंद कर सकते हैं। स्मोकिंग इज़ बहुत ज़्यादा ही अपनी हेल्थ के लिए हज़ार्डस है। तीसरा है हमारा खाने पीने का तरीका। अगर आप पूरी दुनिया की खाने की हैबिट्स पे नज़र डालें तो मेरे ख्याल हम इंडियंस का खाने का तरीका सबसे ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई भी खाना बिना तले भुने बनता नहीं है। चौथा कारण स्ट्रेस। इंडियन सोसाइटी, जो हम लोगों का जीने का तरीका है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल है। पाँचवा सीडेंटरी लाइफस्टाइल। हम लोग चलना फिरना पसंद ही नहीं करते हैं, ज़रूरत पड़ेगी तो ही भागेंगे दौड़ेंगे, वरना दौड़ना भागना हमारी डेली रूटीन में है ही नहीं। सही बात। सो इन सब 5 कारणों के कारण हार्ट की डिसीज़ इंडिया में बढ़ती जा रही है, और आने वाले समय में अगले 5-10 साल में इसकी कंडीशन, इसका नंबर में ट्रिमेंडस इंक्रीज होने वाला है। तो एक तो ये हुआ कि अगर बीपी को कंट्रोल नहीं करे तो हार्ट डिजीज की, हार्ट अटैक की संभावना बढ़ जाती है। तो जिस प्रकार आपने बताया कि नीचे वाला 90 से ऊपर हो जाए तो, और अगर ऊपर का कितना, जैसे 120 है तो मैक्सिमम लिमिट 140 तक ठीक है। और ये जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है उम्र के साथ अलग होता है। अगर आप 80 साल का पेशेंट है, 80 ईयर के मरीज़ के लिए 160 भी नॉर्मल है, बट अगर 50-60 ईयर्स के लिए 140/70, 140/80 नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। इससे ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर एज के साथ उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। एज जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसका। ओके, 40 इयर्स के लिए क्या है? नॉर्मल जो 120/70 120/70 है, वो कि 130/70 हो सकता है, जो कि नॉर्मल है। पर जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट को ज़्यादा मेहनत करना पड़ती है, हाँ, और उस हिसाब से हार्ट जल्दी थकने लगता है और हार्ट अटैक के चांस बढ़ते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हार्ट का कोई वाल्व मोटा हो जाता है, तो वो क्या है और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है? वो जो मैंने अभी बताया, जो हार्ट की जो इंडिया में सबसे कॉमन कॉज है, कारण है, वो है रिमेटिक हार्ट डिसीज़, जिसका RSD कहते हैं। उसमें पूरे वाल्व में चूना जमा होना चालू हो जाता है, जिसको हम कैल्सिफिकेशन कहते हैं। उस कैल्सिफिकेशन के कारण वाल्व बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है। अगर आप नॉर्मल कंडीशन में वाल्व देखेंगे तो वो इतना ज़्यादा पतला होता है, पारदर्शी, कि आप वाल्व के आजू बाजू आर पार भी देख सकते हैं। बट इस कंडीशन में वाल्व इतना ज़्यादा मोटा हो जाता है कि वो अपना नॉर्मल फंक्शन ढंग से कर नहीं पाता है। उस कंडीशन में उस वाल्व को या तो बलून करके उसको थोड़े दिनों के लिए डायलेट करना होता है, या फिर उसको काट के निकाल के नकली वाल्व, मैकेनिकल वाल्व या टिश्यू वाल्व इम्प्लांट करना होता है। ओके,
तो इसका फिर इलाज क्या है या कैसे ठीक रखा जा सकता है? अगर पेशेंट को सिम्टम्स हैं, अगर पेशेंट को लक्षण आ गए हैं सांस फूलने के या छाती में पानी भरने के या धड़कन महसूस हो रही है और वाल्व सिकुड़ गया है, मोटा हो गया है, तो पेशेंट जल्दी से जल्दी सर्जरी के लिए रेफ़र करना चाहिए और उस वाल्व को निकाल के उसकी जगह नकली वाल्व कार्डियक सर्जरी, हार्ट सर्जरी के द्वारा किया जा सकता है। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। उसको मेडिसिन से ठीक करने का कोई नहीं तरीका है? मेडिसिन से उसको आप ठीक नहीं कर सकते, उसको आप एक समय तक कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हृदय गति बहुत ज़्यादा ना बढ़ पाए उसकी मेडिसिन होती हैं, बॉडी में पानी ज़्यादा ना जमा हो उसके लिए फ्रूसेमाइड और बहुत सी टैबलेट्स हैं। पर ये एक हद तक आप इस बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं, बट इसको आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आगे आपको हार्ट सर्जरी की ज़रूरत पड़ने वाली है। ओके। डॉक्टर साहब एक और आप बता रहे थे, सर्जरी और एंजियोप्लास्टी दोनों में क्या अंतर है? देखिए, एंजियोप्लास्टी एक छोटे से छेद से जो निडल होल से की जाती है, जो कि या तो अपने राइट साइड के फीमोरल आर्टरी जो ग्रॉइन है, जांग है, वहाँ से छेद करके की जा सकती है, या राइट या लेफ्ट रेडियल आर्टरी से हाथ में सुई से छेद करके फिर उसमें एक वायर डाल के की जाती है। इसमें स्टेंट डाले जाते हैं, एक वायर पास किया जाता है हार्ट तक, जो कि एक बड़ी स्क्रीन पे दिखाया जाता है, उस पर कार्डियोलॉजिस्ट देखते रहते हैं और देख के स्टेंट डाल दिया जाता है उस वायर के थ्रू। जो नसें पतली हो गई हैं, स्टेनोज्ड हो गई हैं, सिकुड़ गई हैं, उनको पहले बलून से खोला जाता है और फिर वहाँ पे वो जो जाली है जिसको हम स्टेंट कहते हैं वो डाल दिया जाता है। ये एक या दो जगह नसों में ब्लॉकेजेस हैं तो स्टेंट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, पर अगर मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं तो उसमें बाईपास सर्जरी की ज़रूरत होती है, जिसमें कि चेस्ट को बीच से कट करना पड़ता है, जिसको हम स्टर्नम कहते हैं, ब्रेस्ट बोन जिसको कहते हैं, और उसको काटने के बाद बाईपास सर्जरी की जाती है। हिमाचल प्रदेश से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। नमस्कार जी। नमस्कार सर, एक्चुअली 2004 में बीपी का अटैक आया था, तो उसमें बीपी काफी बढ़ गया था, नीचे वाला 130 और ऊपर वाला 340 तक चला गया था। उसके बाद क्या हो रहा है कि अब एंजियोग्राफी भी हुई, इको भी हुआ, वो सब नॉर्मल था। ठीक है। और आज की उसके बाद आज तो घबराहट होती है, मतलब झटके से लगते हैं हार्ट में, उसके लिए क्या इलाज? पहले आपकी स्टेंटिंग हुई थी? हाँ, एंजियोग्राफी हुई थी। एंजियोग्राफी नॉर्मल थी? हाँ, नॉर्मल। और अभी तकलीफ क्या है आपको? तकलीफ ये है कि झटके से लगते हैं हार्ट में, घबराहट होती है? हाँ, घबराहट, थोड़ी देर के लिए घबराहट होती है। ठीक है। और एंजियोग्राम नॉर्मल है आपका? हाँ जी। और आपका वेट, ब्लड प्रेशर, बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है? नहीं, ब्लड प्रेशर की मैं टेबलेट खाता हूँ एक्चुअली। मेरे ख्याल आप अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल कर लिए, क्योंकि घबराहट, अगर नॉर्मल कोरोनरी एंजियोग्राम है, घबराहट हार्ट से रिलेटेड सबसे ज़्यादा कॉमन कारण हाइपर टेंशन ही है, ब्लड प्रेशर। आप अपना थोड़ा ब्लड प्रेशर कंट्रोल करो, और जैसा मैं कह रहा था, ब्रिस्क वॉकिंग, अगर आप अपनी दिनचर्या में, लाइफस्टाइल में थोड़ा 30-40 मिनट का टाइम निकाल के अगर वॉक वगैरह कर सकते हैं तो आपके ये नॉन स्पेसिफिक जो साइन सिम्टम्स हैं, तकलीफ़ें हैं, ये कम हो जाएंगी। अच्छा जी। हाँ जी। बाकी कोई दवाई की जरूरत तो नहीं इसके लिए? नहीं, अगर आपका कोरोनरी एंजियोग्राम नॉर्मल है, लिपिड्स आप हर 6 महीने में लिपिड टेस्ट करवाते रहिए। अगर आपका लिपिड का लेवल नॉर्मल आता है, आप स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं, सिर्फ आप अपना ब्लड प्रेशर जो कि थोड़ा ज़्यादा है उसको कंट्रोल करते हैं, तो उसके अलावा किसी और दवा की ज़रूरत नहीं है आपको। एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल लिपिड में हर 6 महीने बात कराता हूँ ना सर। हाँ जी, हाँ जी। हर 6 महीने में आप उसको रिपीट करते रहिए। अगर नॉर्मल रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके लिए कोई दवा खाने की ज़रूरत नहीं है। और ट्राइग्लिसराइड बहुत ज़्यादा 350 तक या 400 तक चले जाता है। तो आपके लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कामयाब रहेगी। अगर आप 30 मिनट्स कम से कम वीक में 3 दिन निकाल सकते हैं, आपके लिपिड लेवल बहुत ज़्यादा मेंटेन हो जाएंगे। और डाइट थोड़ा चेंज करना होगा मेरे ख्याल, जो फ्राइड फूड है, जो डीप फ्राई फूड है, वो आपको बंद करना होगा। हरी सब्जियां अगर आप खाते हैं और उबाल के, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपको। पर आप अभी सबसे पहले एक्सरसाइज चालू करिए अपने लाइफस्टाइल में। ओके।
थैंक यू। तो हम लोग बात करें एंजियोप्लास्टी और सर्जरी के बारे में। तो आपने जिस तरह से बताया, तो सर्जरी के जो मरीज नहीं कराना चाहता है उसके लिए आपको क्या कहना, क्योंकि अभी भी भारत में इस तरह को माना जाता है कि नहीं? मैं ये सवाल लगभग रोज़ ही फेस करता हूँ अपनी प्रैक्टिस में। पेशेंट को बहुत ज़्यादा मेजर हार्ट अटैक हुआ है, सारी नसें बंद हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, फिर भी वो ये कहता है डॉक्टर साहब बिना ऑपरेशन के कुछ हो सकता है क्या? मैं समझता हूँ ये बड़ा प्रैक्टिकल सवाल है। इसमें मुझे जहाँ तक लगता है 2 लोगों का बड़ा स्ट्रॉन्ग रोल है। पहला तो उनके जो रेफरिंग फिजिशियंस हैं, जो लोकल डॉक्टर्स हैं, वो अगर मरीज़ को मेंटली प्रिपेयर करके भेजते हैं तो मरीज़ डरता नहीं है सर्जरी से। दूसरा उनके फैमिली मेम्बर्स, अगर रेफरिंग डॉक्टर्स और फैमिली मेम्बर्स दोनों ही कंफ्यूज्ड हालत में हैं तो पेशेंट का मन बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वो हमेशा बेस्ट ऑप्शन नहीं देखता है, वो लीस्ट पेनफुल ऑप्शन देखता है। इसलिए कितनी बार जैसे जिन पेशेंट्स में बाईपास सर्जरी अच्छा रिजल्ट दे सकती है, वैसे पेशेंट में स्टेंटिंग भी हो जाती है, जो कि इंडिया में बहुत कॉमन है कि पेशेंट बोलता है साहब सर्जरी नहीं करवाना है, पैसा कितना भी लग जाए। ठीक है, पैसा आपके पास है, पर वो पैसा रिजल्ट खरीद नहीं सकता है। अगर आपने मल्टीपल स्टेंटिंग की है, हो सकता है वो मल्टीपल स्टेंट अगले साल, 2 साल, 4 साल में बंद होना शुरू हो जाए, आप फिर से उसी प्रॉब्लम के साथ हॉस्पिटल में एडमिट हो, फिर आपको बाईपास सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा। तो आपने ये बीच के 3 साल आपने लॉस किए, 4 साल आपकी लाइफ के चले गए। अगर आप उस समय 60 साल के थे, आप इस समय 64-65 साल के हैं, तो आपकी बॉडी नीचे की तरफ जा रही है। आप पहले भी उतनी तकलीफ झेल चुके हैं, अभी फिर से वो तकलीफ चालू हो गई है, और इस दौरान आप 4-5 लाख रुपए का अपना नुकसान भी, इन्वेस्टमेंट भी कर सकें। तो मेरे ख्याल से अगर मल्टीपल ब्लॉकेजेस हैं, थोड़ी सी हिम्मत करने के बाद बाईपास सर्जरी के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और आज ये सर्जरी बहुत ज़्यादा सेफ़ है। मैं सर्जन हूँ, हो सकता है मैं कार्डियक सर्जरी के लिए बेस्ट हूँ। बेस्ट इज़ इंटरनेट। आप आज सारे जवाब इंटरनेट पे हाजिर हैं। आप अपनी कंडीशन अगर आप इंटरनेट पे लिख के आप थोड़ा सा भी सर्च करते हैं, मेरे ख्याल आपको सही आंसर मिल सकते हैं। एक जम्मू कश्मीर से दर्शक हैं जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। सर जी सवाल पूछिए। मेरा नाम आदिल शेख है। हार्ट में छेद है? सर मैंने सर एक बार फ्लूइड इनहेल किया था सर। फ्लूइड होता है ना सर? हाँ हाँ, पूछिए। जी सर, जो फ्लूइड इनहेल किया था सर, वो जो जिससे इरेज करते हैं सर, जिससे मिटाते हैं सर, जिससे बुक शुक्स मिटाते हैं लिखा हुआ। हाँ हाँ सर वो मैंने बहुत इनहेल किया था, कोई 5-10 पैकेट। अच्छा, तो सर मैं गिर गया सर उससे मेरे हार्ट में सर कुछ प्रॉब्लम हो गई सर। अब कुछ इलाज उसके लिए। हार्ट में क्या प्रॉब्लम हो गई? कुछ उन्होंने डायग्नोसिस बनाया डॉक्टर्स ने? जी सर। क्या परेशानी है हार्ट में? सर मैंने डॉक्टर सर से कंसल्ट किया था, पर डॉक्टर बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ये ठीक है। लेकिन एक्चुअली जब मैं वो इनहेल कर रहा था, मैंने बहुत ज्यादा इनहेल किया था वो, तो उसकी वजह से सर मैं गिर गया था एकदम से। ऐसी कंडीशन में जहाँ तक मैं सोचता हूँ हार्ट में कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। ये आपका थोड़ा साइकोलॉजिकल वहम भी हो सकता है। और इन केस अगर आपको तकलीफ़ होती है, जो मैंने 5-6 कारण बताए, सांस फूलना है, चक्कर आना या बेहोशी होना, अपनी हृदय गति मालूम सर होना, आप बोलिए सर इसमें से। तो आप अपना एक बार एकोकार्डियोग्राम ज़रूर करवाओ। और अगर एकोकार्डियोग्राम नॉर्मल है तो फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ईसीजी तो आजकल कराना ही चाहिए हर आदमी से। ईसीजी तो बेसिक इन्वेस्टिगेशन हो गया, वो लगभग नॉर्मल ही होगा जी। एकोकार्डियोग्राफी इज़ ए गुड ऑप्शन। और कॉस्ट भी अधिक नहीं है, तो कॉस्ट अगर भी आप अधिक नहीं है और आजकल हर जगह अवेलेबल है। तो डाउट में रहने से अच्छा है कुछ पैसा खर्च करके अपना बिल्कुल बिल्कुल उस डाउट को क्लियर कर अंधेरे लें। में तीर नहीं चलाना हाँ। चाहिए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि उस तरह के मरीज को कैसे समझाया जाए कि नहीं आप इसका ऑपरेशन करवा लें, सर्जरी करवा लें। तो इसमें जिस तरह से आपने बताया कि हर दिन आपको इस तरह के फेस करना पड़ता है, तो कैसे आप समझा पाते हैं और कितने % में सफलता मिल पाती है? मैं कहूँगा मैं भी आई एम लकी।
अगर मैं 10 पेशेंट हैं तो इसमें शायद 1 या 2 पेशेंट हो, शायद वो ना तैयार हो, पर अधिकतर मरीज़ आजकल एजुकेटेड आते हैं। एजुकेटेड इन द सेंस उनको अपनी कंडीशन के बारे में बहुत ज़्यादा पता है, और हार्ट कंडीशन आज इतना ज़्यादा कॉमन है इंडिया में कि उनके ख़ानदान में, पड़ोस में, कॉलोनी में किसी ने एंजियोप्लास्टी करवाई होती है, किसी ने सर्जरी करवाई होती है, किसी के 10 साल बाईपास सर्जरी हुए वो बहुत अच्छी तरीके से। सो उनके सामने एग्जाम्पल हैं जिनको देख के उनको हौसला हो जाता है, इसलिए कन्वर्शन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। कुछ उनके सवाल रहते हैं, जैसे अभी मैंने लास्ट 2 दिन पहले एक बाईपास सर्जरी की, उसमें मरीज़ मुझसे कह रहा है सर आपकी उम्र कितनी है और आपने कितनी सर्जरी की है, इस तरीके के सवाल आते रहते हैं, बट अधिकतर मरीज़ मेरे ख्याल समझ। चलिए इस पर बात करेंगे। पहले एक वेस्ट बंगाल से दर्शक हैं, उनका सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया सवाल पूछिए। सवाल हमारा है, हेलो जी, सवाल पूछिए। सवाल हमारा, मैंने ईसीजी किया और हाँ आप पूछ रहे हैं, हाँ बोलिए बोलिए। इकोकार्डियम भी किया, वो सब नॉर्मल है। ठीक है। हाँ नॉर्मल है, लेकिन हमारा सांस बहुत फूलता है और तकलीफ होता है। गर्मी में बहुत ज्यादा आदमी के पास चला गया तो सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। हाथ फूलता है, सांस देखिए, सांस फूलने के और भी कारण है, सिर्फ आप बेचारे दिल को ही हर समय टारगेट नहीं कर सकते हैं। सांस फूलने के लंग्स के, छाती के, फेफड़े के जो बीमारियां हैं उसके कारण भी सांस फूलता है। सो अगर आपका हार्ट फंक्शन नॉर्मल है, हार्ट की सारी इन्वेस्टिगेशंस आपकी हो गई हैं और आपका कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन कहते हैं आपका हार्ट फंक्शन ठीक ठाक है, तो आपको ऐसी कंडीशन में सिर्फ बेचारे गरीब हार्ट पे न ध्यान देके चेस्ट में, छाती के जो चेस्ट फिजिशियंस हैं जिसको हम पल्मोनोलॉजिस्ट कहते हैं, उनसे कंसल्ट करना चाहिए। हो सकता है आपके लंग्स में कोई प्रॉब्लम हो जिसका इलाज संभव हो और वो लोग कर सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपके हार्ट फंक्शन नॉर्मल हैं, उसके बाद भी आपका सांस फूल रहा है, तो बेस्ट ये आपके लिए है कि आप किसी पल्मोनोलॉजिस्ट, चेस्ट के फिजिशियन से मिलिए, उससे आपका इलाज संभव है। जानना भी बहुत ज़रूरी है कि किस रोग को किससे दिखाएं। हाँ, वो अधिकतर समय छाती से रिलेटेड वो हार्ट में ही आदमी घूमते रहते हैं। या जनरल फिजिशियन के पास गए तो उन्होंने कह दिया कि कोई भी बीमारी नहीं है, तो कभी कभी यह इस चीज़ की भी जानकारी होना कि कौन बढ़िया मार्गदर्शक साबित हो सकता है, ये भी ज़रूरी है और उसके अनुसार काम करें। तो डॉक्टर साहब, अब हम एक उत्तर प्रदेश से दर्शक हैं, उनका भी सवाल लेते हैं। जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है, कृपया अपना सवाल पूछिए। हाँ जी, ऐसा है कि वो मैं यूको कराया हूँ तो नॉर्मल है। हाँ जी, ईसीजी नॉर्मल है, लेकिन वो पीएमटी टेस्ट में थोड़ा परेशानी है। पीएफटी, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। हाँ अच्छा। तो और कोलेस्ट्रॉल जो है 227 है। हाँ, मैं अभी 207 है। अच्छा, नहीं, वही 2 मिनट पहले मैंने जो बात कही है, अधिकतर समय लोग सांस के लिए हार्ट को ही दोषी समझते हैं। अब आपकी कंडीशन में देखिए वही एग्जांपल सामने आ गया है, आपका हार्ट नॉर्मल है पर आपका जो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट है, जो फेफड़ों से रिलेटेड टेस्ट है, वो थोड़ा एबनॉर्मल है। तो ऐसे कंडीशन में आपको किसी कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक सर्जन से ज़्यादा मदद ना मिल पाए, बल्कि आपको किसी पल्मोनोलॉजिस्ट जो फेफड़ों के डॉक्टर्स हैं, फिजिशियंस हैं, अगर आप उनसे कंसल्ट करें, उनकी शरण में जाएं तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी, गुड लक। को वगैरह तो नॉर्मल है, टीएमटी में थोड़ी परेशानी है। टीएमटी अधिकतर समय 100 में से 90 केसेस में तो सही होता है, 10% केसेस में वो भी गलत होती है। अच्छा। हाँ, अगर आपको सही में ज़्यादा सिम्टम्स हैं, लक्षण ज़्यादा हैं, तो आजकल एक सीटी एंजियोग्राम आने लगा है। सीटी एंजियोग्राम ये कहाँ होता है? ये आप कहाँ रहते हैं? यूपी में। हम तो बनारस में रहते हैं। बनारस में हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बनारस में बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं मेरे ख्याल जहाँ नहीं, बनारस में तो नहीं है, मैं पता लगवाया था। 64 स्लाइस सीटी स्कैन मेरे ख्याल बनारस में होता है, और नहीं तो लखनऊ में तो मेरे ख्याल लखनऊ में भी नहीं है। 64 स्लाइस आप पता करिए, मेरे हिसाब से 64 स्लाइस सीटी एंजियोग्राम आज हर सेकेंड टायर सिटीज में अवेलेबल है। अच्छा अच्छा। सीटी एंजियोग्राम
64 स्लाइस। 64 स्लाइस अगर आप अपने कार्डियोलॉजिस्ट या फिजिशियन से मिलेंगे, और अगर नहीं है तो कोई ऐसी बहुत परेशानी की बात नहीं है। आप अगर डाउट है, सिम्टम्स हैं, लक्षण है, कन्फ्यूज़न है, तो आप कोरोनरी एंजियोग्राम करवा सकते हैं। एंजियोग्राम से वो दूध का दूध, पानी का पानी क्लियर हो जाएगा। तो इसमें अच्छा। कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि आप बीमारी है या नहीं है। अच्छा कितनी बार एको भी क्लियर कट डायरेक्शन नहीं दे पाता है। अच्छा अच्छा, नमस्ते। थैंक यू सर। तो टेस्ट भी जिस तरह से बता रहे हैं, बहुत सारे टेस्ट हैं, तो एक नज़र हम लोग टेस्ट पर भी डालें और उसके बाद आज के कार्यक्रम को हम लोग विराम देंगे कि मेजर टेस्ट क्या है, क्योंकि ये भी जानना कि किस क्या करवाएं क्या नहीं करवाएं। जो बेसिक टेस्ट है हार्ट का, जो मेरे ख्याल सालों से चला आ रहा है, जिसको हम पढ़ के डॉक्टर्स बने हैं, वो ईसीजी है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। अगर बीमारी बहुत ज़्यादा है, जैसे कि हार्ट अटैक की, बहुत एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है, एक्यूट एमआई हुआ है, तो ईसीजी में चेंजेस आते हैं। अमूमन छोटे मोटे चेंजेस ईसीजी में नहीं पता चलते हैं। वही हार्ट वाल्व डिसीज़ अगर ज़्यादा सीवियर लक्षण है तभी ईसीजी में चेंजेस आते हैं। सेकेंड है, आजकल जो बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत ही अच्छी इन्वेस्टिगेशन है, वो एकोकार्डियोग्राफी है। वो छाती पे प्रोब रख के अल्ट्रासोनोग्राम की तरह भी की जा सकती है। अगर कुछ डाउट होता है तो मुंह के थ्रू, जिसको हम TOE कहते हैं, ट्रांस एसोफेजियल एकोकार्डियोग्राफी, दोनों तरीक़ों से की जा सकती है, छाती से या मुंह से। दोनों ही बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इसके सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हाई है। तो अगर कोई भी हार्ट के अंदर प्रॉब्लम है, इससे अमूमन पता लग जाता है। अगर कोई इससे कन्फ्यूज़न है, फिर भी चेस्ट पेन पेशेंट को हो रहा है, तो थर्ड स्टेज है TMT, जिसको हम ट्रेडमिल कहते हैं। ट्रेडमिल जैसे हम ट्रेडमिल मशीन पे दौड़ते हैं, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ट्रेडमिल पे दौड़ना। बस इसमें यह है कि आपके साथ इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं, जिससे कि आपकी मूवमेंट का पता चलता रहे। आपकी मूवमेंट के साथ ECG में चेंजेस रिकॉर्ड किए जा सकें। अगर TMT के समय आपको कोई चेस्ट पेन होता है, घबराहट होती है या कोई सिम्टम्स होते हैं, तो आपको TMT पॉजिटिव कहा जाता है। उसके बाद आपको कोरोनरी एंजियोग्राम के लिए रेफ़र किया जाता है, जिसमें कि हार्ट की जो नसें हैं, जैसे पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई की ज़रूरत है, वैसे हार्ट की को भी ब्लड की ज़रूरत होती है, जो कि कोरोनरी आर्टरीज के थ्रू जाता है। तो उस एंजियोग्राम से उस चीज़ का पता चलता है। ओके, अमूमन मोटे तौर पे 3-4 इन्वेस्टिगेशंस हैं हार्ट फंक्शन के लिए। मित्रों, जिस प्रकार के आज आपके सवाल भी आए, तो उससे साफ था कि आप लोग भी अपने स्वास्थ्य के प्रति चिंतित हैं और उसको ठीक करना चाहते हैं। तो निश्चित तौर पे 2-3 बातें जो डॉक्टर साहब ने बताई, वो हम सबको ध्यान रखना चाहिए। एक तो अपने रोज़ाना के जो दिनचर्या आपका है, उसमें ब्रिस्क वॉकिंग को शामिल कर लें। साथ ही किसके पास जाएं, ये भी नॉलेज आपको होना चाहिए कि किस बीमारी को किससे दिखाएं, और दिखाने के बाद जो टेस्ट बताया जाए उसको कराइए और तब एक सही डायग्नोसिस पर पहुंचिए। और जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर डॉक्टर साहब आपको बताते हैं कि सर्जरी होना चाहिए, तो सर्जरी ज़रूर कराएं। सर्जरी को टालें नहीं। अगर टालेंगे तो उससे आपको परेशानियां बढ़ेंगी ही, उससे आपको समस्या का समाधान नहीं होगा। तो जो आपके डॉक्टर हैं वो बताते हैं, उनके एडवाइस को फॉलो करें और उस पर काम करें। और अंत में अपना प्रोग्राम ख़त्म करने के पहले एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य आप तक सिर्फ ज्ञान पहुंचाना है, न कि आपको इलाज करना। तो इसलिए इलाज कराने के पहले आप अपने निजी चिकित्सक से ज़रूर मिलें, उनकी राय लें और जो वो बताएं उसके अनुसार दवा लें। इस उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहेंगे, आज के कार्यक्रम को यहाँ विराम देते हैं। आप सबको धन्यवाद और आपकी ओर से डॉक्टर KS राठौर को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने काफ़ी सरल भाषा में हृदय रोग और उससे जुड़ी सर्जरी के बारे में हम लोग को जानकारी दी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।